मॉर्निंग, कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। घर पे स्टडी भी अच्छी चल रही होगी, कोरोना महामारी से बच भी रहे होंगे। आज भी जो चीज़ हम 1773 के रेगुलेटर एक्ट से हम आपको फिर से ले चलते हैं। 1773 का रेगुलेटर एक्ट कुछ रह गया था, उसको हम ले चलते हैं और उसके बाद फिर हम आज 1781, 1793, 1813, 1833 तक के चार्टर एक्ट को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग साथ दोगे तो, क्योंकि जब आप लोग अननेसेसरी कमेंट करोगे कि नहीं मैडम बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो उस चीज़ को मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं 1773 के रेगुलेटर एक्ट से। हमने कल आपको बताया था कि 1773 के रेगुलेटर एक्ट में केवल उस एक्ट के माध्यम से केवल भारत में ही परिवर्तन नहीं हुआ, भारत में ही परिवर्तन नहीं हुआ, भारत और ब्रिटेन दोनों जगह परिवर्तन हुआ। अब भारत और ब्रिटेन में क्या क्या परिवर्तन हुआ ये देखते हैं। सबसे पहले हम इंग्लैंड को देख लेते हैं कि इंग्लैंड में क्या परिवर्तन हुआ। तो इंग्लैंड में परिवर्तन हुआ, हमने आपको बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो कंपनी की स्थापना हुई थी उन कंपनी के सदस्यों को मिलकर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो सदस्य थे उन सदस्यों में एक कंडीशन, एक शर्त लागू कर दी गई थी। वो शर्त थी कि यदि जिस भी सदस्य की पूंजी 1000 पाउंड से कम है, कितनी कम है? 1000 पाउंड से कम है, तो वो सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। तो 1773 के रेगुलेटर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो ही सदस्य चुनाव भाग ले सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो ही सदस्य भाग ले सकते हैं जिनकी पूंजी 1,00,000 पाउंड से कैसी होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद अब क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन ये आया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 1 वर्ष कर दिया। पहले 1 वर्ष था, पहले कितना था? 1 वर्ष था पहले, लेकिन 1773 के रेगुलेटर एक्ट के तहत उसे कितना कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। और पहले क्या होता था? मतलब 1773 के रेगुलेटर एक्ट से पहले क्या होता था? पहले होता था कि जितने भी सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं वो सारे सदस्य रिटायर्ड हो जाते थे, फिर नए सिरे से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या होता था? गठन होता था। लेकिन 1773 के रेगुलेटर एक्ट के तहत ये प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। अब कहा गया कि कुल सदस्य का 1/4, मतलब 1/4 सदस्य जो हैं वो ही रिटायर्ड होंगे, वो ही अवकाश प्राप्त करेंगे। ठीक है, और जो अवकाश प्राप्त करेंगे उतने ही सदस्यों को फिर से क्या कर लिया जाएगा? भर लिया जाएगा। मतलब जिस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया वर्तमान समय में है, उसी प्रकार से यहाँ पर इंग्लैंड में 1773 के रेगुलेटर एक्ट के तहत ये परिवर्तन किया गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भारत में क्या परिवर्तन हुआ। भारत में परिवर्तन इन द सेंस, भारत में जो कंपनी का व्यापार था, जो कंपनी थी, उसमें क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है ना? अब देखते हैं कि 1773 तक आते आते, क्योंकि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो चुका था और 1773 तक आते आते बहुत लंबा समय कंपनी अपने व्यापार का, राजनीतिक का अपना विस्तार कर चुकी थी। क्लियर यहाँ तक? तो जब विस्तार कर चुकी थी तो व्यापार में तो अग्रसर थी। व्यापार तो इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुद्रा इन्फ्लेशन फैल रहा था ब्रिटेन में। ठीक है, यहाँ के कर्मचारी यहाँ से घूस लेकर खर्च कहाँ करते थे?
ब्रिटेन में खर्च करते थे क्योंकि उनका पूरा परिवार कहाँ रहता था, ब्रिटेन में रहता था। इन्फ्लेशन फैल रहा था वहाँ पर, मुद्रास्फीति हो रही थी वहाँ पर। इस बहुत सारे, एक देखिए कोई भी नियम या कोई भी अधिनियम बनाया जाता है तो उसका कोई एक कारण नहीं होता, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, उसके अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष बहुत से ऐसे कारण होते हैं। उनमें से अप्रत्यक्ष रूप का एक कारण ये था कि कंपनी के कर्मचारी जो भ्रष्टाचार के, भारत में जो भ्रष्टाचार करके घूस लेकर, रिश्वत लेकर, बड़े बड़े उपहार लेकर, सारी चीज़ें लेकर जो पैसा कमा रहे थे, क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों का स्थायी निवास यहाँ नहीं था। वो तो स्थायी निवास कहाँ था? स्थायी निवास कहाँ था? घर था, मतलब ब्रिटेन में था। अब कोई भी व्यक्ति कहीं पर जॉब करता है तो पैसा कहाँ भेजेगा? अपने घर भेजेगा। घर वाले क्या करेंगे? उसको खर्च करेंगे। जब पैसा ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा खर्च होगा। अब वो पैसा जो कि ब्रिटेन की इनकम नहीं है और वो पैसा यदि भारत से गलत तरीके से कमाकर ब्रिटेन के मार्केट में जाता है तो उस पैसे को किस नाम से जाना जाएगा? उस पैसे को ब्लैक मनी के नाम से जाना जाएगा। और जब ब्लैक मनी मार्केट में आती है, इकोनॉमिक्स का थॉट है, इकोनॉमिक का सिद्धांत है, तो मुद्रास्फीति होती है, अर्थात इन्फ्लेशन फैलता है। और जब इन्फ्लेशन फैलता है तो फिर अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत ग्रेशम का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर। तो भारत में जो कंपनी थी, तो कंपनी के द्वारा बहुत बड़े भूभाग पर, भारत की बहुत बड़ी सरजमी पर, बहुत बड़े एरिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिया गया। उसमें 3 प्रेसिडेंसियाँ थी या 3 भूभाग बहुत बड़े बड़े थे। उन 3 भूभागों का जो नाम है वो है, एक था बंगाल, ठीक है, और दूसरा था आपका बम्बई, समझ में आ रहा, और तीसरा था आपका मद्रास। ठीक है, बंगाल में भी एक गवर्नर था, बंबई में भी गवर्नर था और मद्रास में भी गवर्नर था। क्लियर यहां तक? तीनों जगह गवर्नर थे, तीनों जगह का क्षेत्र अलग अलग था, तीनों जगह अपने अपने प्रकार से अलग अलग प्रकार से काम किया करते थे, इसीलिए एक दूसरे से कोरिलेशनशिप में नहीं थे। एक कोई भी काम करने से पहले एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करते थे। यही चीज भ्रष्टाचार को जन्म दे रही थी। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कल भी बताया था, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब इस गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे गवर्नर जनरल की परिषद के नाम से जाना गया। क्या किया गया? परिषद का गठन किया गया। अब परिषद का गठन किया गया, उसमें कितने सदस्य थे? उसमें बेटा जी 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। 4 सदस्यों के नाम जानना चाहोगे? पहले का नाम है फिलिप फ्रांसिस, दूसरे का नाम है मॉर्सन, तीसरे का नाम है बारवेल और चौथे का नाम है आपका क्लीवरिंग। ये 4 सदस्य थे गवर्नर जनरल, मतलब वारेन हेस्टिंग्स की जो परिषद में सदस्य थे वो 4 सदस्य थे। तो गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की परिषद में क्या थे? 4 सदस्यीय परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। अब देखिए और क्या हुआ, समझने का प्रयत्न कीजिए। और क्या हुआ? और बंबई के गवर्नर जनरल को और मद्रास के गवर्नर जनरल को, दोनों गवर्नरों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये था 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के मुख्य प्रावधान। क्लियर यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, हम फिर से समझाने का प्रयत्न करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ा जाए। मन से पढ़ोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अन्य प्रावधानों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान जो था वो था 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये स्थापना कहाँ पर की गई? कलकत्ता में की गई बेटा। कलकत्ता में कितने सदस्यीय था सुप्रीम कोर्ट? कितने सदस्यीय था सुप्रीम कोर्ट? 4 सदस्यीय था। एक मुख्य न्यायाधीश,
मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था इलीजाह इम्पे। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? इलीजाह इम्पे। और जो अन्य न्यायाधीश थे, मुख्य से इतर न्यायाधीश थे, उनकी संख्या 3 थी। उनमें एक थे चैम्बर्स, दूसरे थे लेमिस्टर और तीसरे थे हाइड। क्लियर हुआ? चैम्बर, लेमिस्टर और हाइड के द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है ना। अब अगला प्रावधान क्या था? अब आप कहोगे मैडम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जरूरत क्या थी? ठीक है, आप ये कह सकते हो कि कंपनी का शासन था, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जरूरत क्या थी? तो बेटा जरूरत थी। क्यों थी? क्योंकि जब हम भ्रष्टाचार कहीं पर करते हैं तो हमें सजा कहाँ मिलती है? भारत में किया गया कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार की सजा हमें कहाँ मिलती है? ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में मिलती है। हम भारत में भ्रष्टाचार करते हैं, भारत में रिश्वत लेते हैं, भारत में गलत काम करते हैं, हमें सजा ब्रिटेन में मिलती है। सबूत व दलीलों व गवाहों की अनुपस्थिति होने के कारण वो उन कर्मचारियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता था। इस प्रकार से किस कंपनी के कर्मचारी को किसी प्रकार का कोई भी सजा का प्रावधान नहीं था। भारत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होने पर उसी स्थान पर जहां पर तुम भ्रष्टाचार करोगे, जहां पर तुम गलत काम करोगे, वहां पर ही आपको सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो कंपनी में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और भारत के ब्रिटेन कंपनी के द्वारा भारत के रूल्स और रेगुलेशन को देखने के लिए, कंपनी की कार्यवाहियों को देखने के लिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये सुप्रीम कोर्ट था, ऐसा नहीं कि इसके विरुद्ध, अगर इसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करना चाहे तो ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में जाकर इसके विरुद्ध अपील की जा सकती थी। जिस प्रकार से हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, उसी प्रकार से 1774 के रेगुलेटन एक्ट के तहत 1774 के में स्थापित रेगुलेटन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील जो है वो ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में जाकर की जा सकती थी। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब कंपनी के कर्मचारियों पर दूसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट? दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कंपनी के कर्मचारियों पर अंकुश स्थापित करने के लिए कंपनी को कोई भी कर्मचारी, मतलब कंपनी का कोई भी कर्मचारी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकता। तो निजी व्यापार पर प्रतिबंध। अब किसका निजी व्यापार? कंपनी का निजी व्यापार तो हो नहीं सकता। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो जैसे जैसे हम बोलते चले जाएं वैसे वैसे आप नोट्स तैयार करते चले जाइए। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं कहाँ की ओर? अगला क्या हुआ? अगला प्रावधान हुआ। अगला प्रावधान क्या था? अगला प्रावधान था कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी रिश्वत नहीं ले सकता। यदि वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो उसे कंपनी से हटा दिया जाएगा। मतलब रिश्वत लेने पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। तो ये था बेटा आपका 1773 का रेगुलेटन एक्ट। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये था आपका 1773 का रेगुलेटन एक्ट। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि 1773 के रेगुलेटन एक्ट की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या कीजिए, कैसे व्याख्या करेंगे? इमेंस का क्वेश्चन है। ठीक है। व्याख्या की पृष्ठभूमि हम बताए दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे के एक्ट को पढ़ेंगे आज। क्वेश्चन बन जाता है मेंस का कि रेगुलेटन एक्ट की, प्रश्न है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट की व्याख्या कीजिए। ठीक है। अब इसको हम फ्रेमिंग करते हैं। इसकी हम फ्रेमिंग यदि करेंगे तो फ्रेमिंग में सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले जो मैंने पृष्ठभूमि बताई थी, ठीक है, कल याद हो मैंने 73 की पूरी पृष्ठभूमि बताई थी कंपनी की, तो सबसे पहले हम 2 लाइन उस पृष्ठभूमि की लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पृष्ठभूमि। ठीक है। 2 लाइनें लिखने के बाद 1773 के एक्ट का प्रावधान, इसमें भी 2 या 3 लाइन हम लिखेंगे। उसके बाद 1773 के एक्ट के उद्देश्य,
ठीक है, इसमें भी लिखेंगे और उसके बाद निष्कर्ष। ठीक है, ये हो गया आपके मेंस का क्वेश्चन। क्लियर हुआ? पीडीएफ मिलेगी या नहीं मिलेगी ये संस्था के ऊपर होगा बेटा। आप नरेंद्र सर से कांटेक्ट करके सारी चीज़ों की डिटेल ले लीजिएगा। मुझे पता नहीं है कि आपको पीडीएफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। आई थिंक सारे नोट्स, सारे पीडीएफ ऑनलाइन आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे जितना कि मुझे नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद आप नरेंद्र सर से कांटेक्ट कीजिएगा, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये था 1773 का रेगुलेटर एक्ट। उसके बाद अब एक क्वेश्चन और बनता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को परिभाषित कीजिए। ये आप 5 नंबर के क्वेश्चन में लिख सकते हो, तो ये आप लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं सबका चेक करके सबको कल या परसों कमेंट आपके माध्यम से किसका सही है किसका गलत है सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। अब बढ़ते हैं आगे के एक्ट के तहत। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर हो गया? अब आता है आपका अगला एक्ट है बेटा, वो है 1781 का। 1781 का, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। 1781 के एक्ट में को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम एक और भी है, वो नाम है जुडिकेचर एक्ट। बंगाल का ये कोई एक्ट नहीं था। 1773 के रेगुलेटर एक्ट में जो संशोधन किया गया था, जो एक्ट में कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए जो एक्ट लाया गया था, उस एक्ट को 1700 एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखना कि 1773 में इसमें क्या क्या हुआ था, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। 1773 में हमने आपको बताया था कि 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल कहाँ के लिए कानून बना सकता था? बंबई, मद्रास और बंगाल, मतलब बंगाल इन द सेंस कलकत्ता, इसके लिए कानून बना सकता था या नहीं बना सकता था? बिल्कुल बना सकता था। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत क्या हुआ? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत हुआ कि बंगाल का गवर्नर ही बिहार व उड़ीसा के लिए भी बिहार व उड़ीसा के लिए क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। एक प्रावधान ये हुआ था। दूसरा प्रावधान ये हुआ था, कंपनी को, ब्रिटिश शासन को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी ईसाईयत का प्रचार प्रसार करने लगे और भारतीय रीति रिवाजों, भारतीय भावनाओं को ठेस पहुंचाए। इसके लिए भारत की धार्मिक स्थिति व रीति रिवाजों को बनाए रखने का भी प्रावधान किया गया। इस एक्ट में कहा गया कि कंपनी के द्वारा भारत की धार्मिक स्थिति और रीति रिवाज पर किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें एक छोटा सा प्रावधान और किया गया था, इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसे समझ लीजिए। 1773 के रेगुलेटर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल, ठीक है, धार्मिक स्थिति और रीति रिवाज पर कंपनी का कोई भी कर्मचारी या कंपनी का कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं करेगा, ना ही उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाएगा। ध्यान रखना, व्यक्ति चाहे जितना अत्याचार सह सकता है, लेकिन धार्मिक रूप से उनकी भावनाओं पर उठी हुई उंगली को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि जैसे ही ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ, भारत में सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। 1857 का विप्लव जो है वो कंपनी के सामने आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और की गई, इसमें एक चीज क्या की गई? इस एक्ट के तहत गवर्नर की काउंसिल को
सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर की परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल या परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। इससे मतलब कि 1773 तक गवर्नर जनरल की जो परिषद बनाई गई वो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आती थी। मतलब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके द्वारा लिए गए निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट क्या लगा सकती थी? रोक लगा सकती थी। उसके द्वारा कोई भी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता की जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसे रोक लगा सकती थी। इसीलिए 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से गवर्नर जनरल की काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। क्लियर यहाँ तक? 1773 हो गया आपका, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया। कोई समस्या है? अगर समस्या है तो बताओ, ठीक है ना। चलिए फिलहाल में फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, नहीं तो फिर हम हटा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, क्लियर हुए? यहाँ से मेंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कल पूरे जितना भी एक्ट आज हम पढ़ा रहे हैं, कल शुरुआत के 5 मिनट में हम एक्टों से क्वेश्चन पूछेंगे। आप उसका आंसर जो है वो अपने अपने कमेंट के माध्यम से देंगे, बिना देखे हुए। आपकी ईमानदारी आपके हाथ में है। अगर आपने देख के आंसर दिया, ये आपकी प्रॉब्लम है, और अगर आपने विदाउट देखे आंसर दिया, पढ़ने में अगर रुचि है तो बिना देखे आंसर दीजिएगा। मैं सारे आंसरों को देखूंगी, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगी। केवल 5 मिनट का समय रहेगा शुरुआती दौर में। 5 मिनट के बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। फिर आगे आप लोगों की मर्जी। आपको पढ़ना है तो याद कीजिएगा, और नहीं पढ़ना है तो फिर आपकी मर्जी। आगे है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। एक्ट क्या था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये था क्या? ब्रिटिश क्राउन 1781 तक, मतलब 1784 तक आते आते ब्रिटिश क्राउन को ये लगने लगा था, मतलब थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि पूर्णतः, झलक जिसे कहते हैं, प्रारंभ जिसे कहा जाता है, वो ब्रिटिश क्राउन को लगने लगा था कि नहीं, अब कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, कंपनी को पर आधिपत्य स्थापित करना चाहिए, कंपनी को अपने अंडर में लेना चाहिए, कंपनी पर कंट्रोलिंग स्थापित करना चाहिए, क्योंकि अभी तक कंपनी के पास दोनों अधिकार थे। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट को देखते हैं। इस पिट्स इंडिया एक्ट में भी प्रावधान थे। क्या क्या प्रावधान थे? सबसे पहले मुख्य इंपोर्टेंट प्रावधान जो है वो ये था कि ब्रिटिश क्राउन का भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार की झलक स्पष्ट हो गई थी। क्या प्रावधान था? ब्रिटिश सम्राट का भारतीय क्षेत्रों पर आधिपत्य। ध्यान रखना, आधिपत्य बोल रहे हैं, आधिपत्य की झलक बोल रहे हैं, हमने पूर्णतः आधिपत्य नहीं बोला। नहीं तो अभी कहो मैडम हमने किताबों में नहीं पढ़ा, इसमें तो पूर्णतः आधिपत्य लिखा ही नहीं। हमने बोला आधिपत्य की झलक स्पष्ट हो गई थी। क्यों स्पष्ट हो गई थी? क्योंकि पहले कंपनी का चाहे व्यापारिक हो और चाहे राजनीतिक हो, दोनों अधिकार एक ही संस्था देखती थी, वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देखती थी कि नहीं देखती थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी वो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक दोनों आधिपत्यों को देखती थी। लेकिन 1784 के एक्ट के तहत कंपनी के आधिपत्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहा, जिसके पास व्यापारिक अधिकार था।
इसके सदस्यों का जो चुनाव था वो कंपनी के, वो पिछले प्रक्रिया जैसे मैंने बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव जिनके पास 1000 पाउंड की संपत्ति होती थी, कंपनी के जो संस्थापक सदस्य थे उन्हीं में से किया जाता था। क्लियर। अब इनके सदस्यों का चुनाव जो है वो कंपनी के सदस्यों के द्वारा किया जाता था। क्लियर। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो रहा, लेकिन कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों पर सम्राट ने, मतलब ब्रिटिश क्राउन ने अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। ठीक है। उस प्रयत्न के तहत उसने एक संस्था का गठन किया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके अंडर में था? सम्राट के अंडर में। इसके सदस्यों का चुनाव कौन करता था? सम्राट करता था। सदस्यों को हटाता कौन था? कौन हटाता था? बेटा सम्राट हटाता था। सदस्य किसके नियंत्रण में थे? सम्राट के नियंत्रण में थे। ठीक है। सदस्य, कितने सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में? तो सदस्य संख्या बेटा 6 थी। सदस्य संख्या कितनी थी? 6 थी। अब सदस्य संख्या जब 6 थी तो इन 6 सदस्यों में कौन कौन से थे? तो एक सदस्य कंपलसरी रूप में अर्थशास्त्र विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है। दो सदस्य जो थे वो विदेश सचिव थे। ठीक है। और 4 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश की या ब्रिटेन की ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल से थे। ठीक है। इस प्रकार से 6 सदस्यों का जो था वो चुनाव था। इनको नियुक्त करना, इन पर नियंत्रण रखना, इनको हटाने का अधिकार किसको था? ब्रिटेन के सम्राट को था। ठीक है। इनका बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो वेतन था वो ब्रिटिश राजस्व से दिया जाता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की जो सैलरी थी, जो वेतन था, वो किससे दिया जाता था बेटा? ब्रिटिश राजस्व से दिया जाता था। ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये थे मुख्य प्रावधान। मुख्य प्रावधान इन द सेंस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रखा गया, और जब कंपनी का राजनीतिक एकाधिकार, बोर्ड कंट्रोल किससे संबंधित थी? राजनीति से संबंधित थी। कंपनी का राजनीतिक एकाधिकार किसके हाथों में चला गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में चला गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके अंडर में काम करती थी? किसके अंदर में काम करती थी? ब्रिटिश सम्राट के अंदर में काम करती थी। इन द सेंस कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारत की राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किसके हाथों में आ गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया। क्लियर? यहां तक आगे बढ़ते हैं। हटा दें इसको। नहीं समझ आया? फिर से समझ लीजिए। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार को 2 पार्टों में डिवाइडेड कर दिया गया। वो 2 पार्ट कौन थे? एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अधिकार क्या था? इसका व्यापारिक अधिकार था। कहाँ व्यापार करना है, कहाँ व्यापार नहीं करना है, कहाँ कंपनी डालनी है, कितने का माल आएगा, कितने का माल जाएगा, ये सारे अधिकार किसके पास थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का चुनाव कौन करता था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का चुनाव जो करती थी तो वो सदस्य करते थे जिनके द्वारा कंपनी की स्थापना की गई थी या जिनकी पूंजी 1000 पाउंड थी। क्लियर? यहां तक। अब आता है दूसरा। भारत में कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित स्थापित करने के लिए या भारत में कंपनी की राजनीति पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन के द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जिसमें 6 सदस्य थे। इन 6 सदस्यों में एक सदस्य अर्थशास्त्री होना कंपलसरी था, 2 सदस्य विदेश सचिव थे और 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल से थे। ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील करने का अधिकार किसके पास था? प्रिवी काउंसिल के पास था। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है।
आगे बढ़ें और हाँ, एक चीज और सुन लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो हटाने की प्रक्रिया है वो कौन हटाएगा? सम्राट हटाएगा। चयन कौन करेगा? सम्राट करेगा। नियंत्रण स्थापित कौन करेगा? सम्राट करेगा। भैया भारतीय राजनीति पर किसका आधिपत्य हो गया? सम्राट का आधिपत्य हो गया। क्लियर यहां तक? अब इसे हटा दें, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, हटा दें, चलिए हटा देते। अन्य प्रावधान, ये मुख्य प्रावधान थे, ध्यान रखना जब भी मेंस में छोटे में लिखने हैं तो ये मुख्य प्रावधान थे। अन्य प्रावधान अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था कि 3 एरिया थे, बंगाल, मद्रास व बम्बई। बंगाल का गवर्नर जनरल था, मद्रास का गवर्नर था, बम्बई का गवर्नर था। तो बंगाल, मद्रास व बम्बई, इन तीनों के पास गवर्नर थे। बंगाल का गवर्नर हेड था, लेकिन अब मद्रास के गवर्नर को भी 3 सदस्यीय परिषद कर दी गई थी, ठीक है। बम्बई के गवर्नर की भी परिषद कितनी कर दी गई थी? 3 सदस्यीय। बम्बई के गवर्नर की भी परिषद कितनी कर दी गई थी? 3 सदस्यीय। मतलब इसके पास मद्रास के गवर्नर के भी पास परिषद हो गई थी, बम्बई के गवर्नर के पास ही परिषद हो गई थी, और बंगाल के गवर्नर के पास परिषद तो पहले से ही थी। क्लियर? अब 1774 में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि 1774 में गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या जो थी, गवर्नर जनरल की परिषद में, परिषद की सदस्य संख्या जो थी वो मैंने कितनी बताई थी बेटा? 4 बताई थी। यहां पर 1 माइनस करके सदस्य संख्या कितनी हो गई? 3। तो 3 बंगाल के पास भी थी, 3 बंबई के पास भी थी, और 3 मद्रास के पास भी थी। तो सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। और क्या हुआ? अन्य प्रावधानों में अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट है कि यहां कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। एक प्रावधान ये था। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े। एक प्रावधान और था, वो प्रावधान क्या था? वो प्रावधान था कि गवर्नर जनरल को अपने परिषद के, मतलब गवर्नर जनरल जो था, हटा दे इसे, अन्य प्रावधानों में एक प्रावधान ये था कि गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। मतलब गवर्नर जनरल अपनी ही परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय को निरस्त कर सकता है, ठीक है। एक पॉइंट और था कि युद्ध संधि से पूर्व, अगर कोई भी युद्ध हो रहा है या किसी से संधि हो रही है, युद्ध व संधि से पूर्व आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति लेनी पड़ेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की क्या लेनी पड़ेगी बेटा? अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये भैया 1784 का प्रिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर यहां तक? ये है आपका 1784 का प्रिट्स इंडिया एक्ट। आगे बढ़ें। आगे अगला एक्ट है 1786 का चार्टर एक्ट, ठीक है। हाँ, कल एक क्वेश्चन एक बच्चे ने और पूछा था
किसने पूछा था, हाँ पंकज ने क्वेश्चन पूछा था कल मुझसे। पंकज ने मुझसे बोला था कि मैम चार्टर और चार्टर किसे कहा जाता है। तो किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी कंपनी के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन का जो नियम या जो कानून बनाए जाते हैं उसे चार्टर कहा जाता है। और जब वही कानून किसी देश के लिए बनाए जाने लगे तो वो नियम और अधिनियम कहलाते हैं। ठीक है, किसी बॉडी के लिए बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन चार्टर कहलाते हैं। कि चार्टर का मतलब क्या है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी के लिए रूल और रेगुलेशन बनाए जा रहे थे, इसलिए वो उन रूल रेगुलेशन को चार्टर के नाम से जाना गया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। राजनीतिक अधिकार बेटा बॉर्डर ऑफ कंट्रोल के पास तो था, लेकिन अगर कंपनी क्या कहते हैं गवर्नर जनरल युद्ध संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से परमिशन लेगा। राजनीतिक अधिकार था, भूभाग युद्ध और संधि करने से पूर्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कंपनी के जो डायरेक्टर्स होगा उससे अनुमति लेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम में कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। अगर इस चीज को हम थोड़ा सा इतिहास की ओर चलें कि ऐसा क्यों किया गया था, ऐसा क्यों किया गया था, तो याद कीजिए कॉर्नवालिस की कहानी को। कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बन के आया, जब मैसूर, कर्नाटक और अवध का एरिया, हमने आपको बताया है मॉडर्न इंडिया में जब पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने बताया था कि टीपू सुल्तान एक ऐसा, हैदर अली एक ऐसा सशक्त व्यक्ति था जिसे हराना अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी। जब जिसे हराना अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी और कंपनी से युद्ध व संधि करने के लिए उन्हें डायरेक्टर्स की अनुमति लेनी पड़ती थी कंपनी के कर्मचारियों को। तो जब वो यहाँ पर आए, कॉर्नवालिस यहाँ पर आया, तो अधिनियम आया और उस अधिनियम में कहा गया कि गवर्नर जनरल, कॉर्नवालिस क्या था, गवर्नर जनरल ही तो था, गवर्नर जनरल जो है वो उसे मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई, अर्थात वो युद्ध व संधि के लिए अब डायरेक्टर से अनुमति नहीं लेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये था आपका बेटा, क्या था, ये था आपका 1786 का चार्टर अधिनियम। दो ही पॉइंट हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कल, क्योंकि कल मैंने इन अधिनियमों को छोड़ा तो आप लोगों ने कमेंट किया मैम 86 का भी है, मैम 81 का भी है, तो लो पढ़ लो, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, जो कम महत्वपूर्ण है उन पर कम फोकस किया जाए। तो ये पढ़ाई के लिए, क्योंकि देखो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, कुछ भी पढ़ते रहो पूरी लाइफ निकल जाएगी तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी हम कहोगे मैडम हम तो 18 घंटे पढ़ते थे। कुछ भी पढ़ते रहो, लेकिन कुछ भी पढ़ने से अच्छा नहीं, वो पढ़ो जो आना है। ठीक है, वो पढ़ना है जो आना है। कोई बॉडी जब भारत आएगी तो जब नियम बनेंगे उसकी पहले चर्चा जो है वो ब्रिटेन संसद में होगी। कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बन के आया उससे पहले वो ब्रिटिश का एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय था। ठीक है, अब जब कॉर्नवालिस भारत आएगा 1794 में, ठीक है, 1794 में जब कॉर्नवालिस भारत आएगा तो उससे पहले नियम आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि कॉर्नवालिस आया फिर कॉर्नवालिस ने कॉल किया कि नहीं सर मुझे तो सेनापति की शक्तियाँ चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ काम कर पाएंगे। अरे कोई भी नियम अधिनियम बेटा 20 लंबे समय के लिए बनते हैं। ठीक है, और उन नियमों और अधिनियमों में परिवर्तन सामान्य रूप से नहीं किया जा सकता। तो जब कॉर्नवालिस आया ना तो कॉर्नवालिस को चाहिए थी, कॉर्नवालिस को इन सारी चीज़ों को देने के लिए उससे पहले ही प्रधान सेनापति की शक्तियां गवर्नर जनरल को कर दी गई। समझ में आया अब या नहीं आया? ठीक है ना। अब आते हैं किस पर, 1793 के राज्य लेख पर या 1793 का चार्टर अधिनियम।
ठीक है, अब इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं ये समझ लीजिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन, ध्यान रखो मैंने पिट्स इंडिया एक्ट में बताया था कि पहला जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक है, मतलब ये कि जो बर्डन ब्रिटिश राजस्व पर पड़ रहा था उस बोझ को कम करने के लिए अब भारत से जितना रेवेन्यू वसूल किया जाएगा कंपनी के द्वारा, उसी रेवेन्यू से, उसी राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन दिया जाएगा। इससे पहले वेतन किससे दिया जाता था बेटा? इससे पहले वेतन जो है वो ब्रिटिश राजस्व से दिया जाता था। क्लियर यहाँ तक? दूसरा है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब ये कि 1793 से 20 साल तक ब्रिटेन की कोई भी दूसरी कंपनी भारत में व्यापार या पूर्वोत्तर देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। 1793 का क्लियर हुआ? 1793 का समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आपका जो एक्ट है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, समय का अभाव होने के कारण बेटा और क्या कहते हैं, समय का अभाव होने के कारण और आपके क्वेश्चनों का आंसर देने के कारण समय अब ख़त्म हो चुका है। 1813, 1833, 1853 ये सारी क्लास जो है, इन सारे चैप्टरों के बारे में, इन सारे एक्ट के बारे में हम आपको कल बताएंगे। हाँ, आज कल मैंने जो बोला है कि जितने भी एक्ट मैंने लिखाए हैं, कल शुरुआत में हम 5 मिनट तक क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जल्दी से जल्दी उसमें आंसर देना है। उसके बाद फिर हम अगली क्लास स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।